जरा सोचिए, एक छोटा सा राजवंश जो कभी एक बहुत बड़े साम्राज्य के अधीन काम करता था, वो कैसे भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय लिख देता है। आज हम गुप्त वंश की इसी असाधारण कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने कला, विज्ञान और समृद्धि को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ लड़ाइयों और तलवार के दम पर बनता है, या फिर इसमें दूर की सोच और सही मौकों का भी हाथ होता है? इस सवाल का जवाब हमें गुप्तों की कहानी में मिलता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, उनकी बहुत ही मामूली शुरुआत से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वक्त है 3वीं शताब्दी ईस्वी का। भारत का राजनीतिक मंच समझिए कि पूरी तरह बदल रहा था। बड़े बड़े साम्राज्य कमजोर पड़ रहे थे और एक तरह का खालीपन सा छा गया था। और बस इसी उथल पुथल के बीच एक नई शक्ति के उभरने की आहट सुनाई दे रही थी। देखिए, गुप्त वंश की शुरुआत किसी महान जीत या शाही ऐलान के साथ नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। वे तो उस समय के शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य के विशाल ताने बाने में कह सकते हैं कि एक छोटे से धागे की तरह थे। छोटे छोटे शासक जिन्हें सामंत कहा जाता था। प्रयाग के पास एक छोटे से इलाके पर इनका राज था, जो बड़ी तस्वीर में देखें तो लगभग अदृश्य ही था। इस वंश की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने, और फिर उनके बेटे घटोत्कच ने उसे आगे बढ़ाया। उस समय तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दो नाम एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत कर रहे थे जो आने वाली सदियों तक भारत की किस्मत लिखने वाला था। इन्होंने बस वो जमीन तैयार की जिस पर एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी होने वाली थी। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, एक मोड़ आता है। एक ऐसा किरदार आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। गुप्तों की कहानी में वो मोड़ लेकर आए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वो सिर्फ एक सामंत या एक लोकल राजा बनकर खुश रहने वालों में से नहीं थे। नहीं, उनकी सोच, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। और उन्होंने अपने लिए एक ऐसी उपाधि चुनी ना, जो उनकी इस सोच को साफ साफ जाहिर करती थी। उन्होंने उपाधि अपनाई महाराजाधिराज की, मतलब राजाओं के भी राजा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। उस दौर के दूसरे शक्तिशाली राज्यों के लिए एक खुली चुनौती थी। ये कहना था कि गुप्त अब किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, बल्कि अब वो खुद एक सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर निकल चुके हैं। अब अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। क्या था वो? शक्तिशाली लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत ही जरूरी राजनीतिक गठबंधन था। और अपनी इस बढ़ती हुई ताकत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने एक नया कैलेंडर शुरू किया, गुप्त संवत। ये एक नए युग का, एक नए दौर का ऐलान था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने मंच तो तैयार कर दिया था, लेकिन उस मंच पर जो सबसे शानदार प्रदर्शन हुआ वो किया उनके बेटे समुद्रगुप्त ने। एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा सम्राट जिसका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कहते हैं समुद्रगुप्त की तलवार जहां भी गई उसने सिर्फ जीत की कहानी लिखी। उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 राजाओं से लेकर दक्षिण के दक्षिणावर्त के 12 शासकों तक, कुल मिलाकर 21 राज्यों को उन्होंने अपने अधीन किया। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक विशाल साम्राज्य के विस्तार की महागाथा है। उनकी जीत का सिलसिला इतना इतना जबरदस्त था कि सदियों बाद इतिहासकारों ने उन्हें एक नाम दिया, भारत का नेपोलियन। ये उपाधि अपने आप में उनकी सैन्य कुशलता और उनकी कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सम्मान है। पर रुकिए, समुद्रगुप्त की शख्सियत सिर्फ एक योद्धा तक ही सीमित नहीं थी। उनकी आत्मा में एक कलाकार भी बसता था। वो कविराज थे, यानी कवियों के राजा। और तो और उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत से प्यार का जीता जागता सबूत है। जरा कल्पना कीजिए, एक हाथ में तलवार और दूसरे में वीणा। यही थे असली समुद्रगुप्त। और इतना ही नहीं, उन्होंने परम भागवत की उपाधि भी अपनाई, जिसका मतलब होता है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त। और खास बात यह है कि वे ऐसा करने वाले पहले गुप्त शासक थे। उन्होंने राजधर्म को अपनी गहरी आस्था से जोड़ा और एक नई मिसाल कायम की। तो समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को बहुत विशाल बना दिया था, लेकिन अब समय था उसे शिखर पर पहुंचाने का।
और अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसे गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की, और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक किंवदंती थी, एक ऐसा नाम जो आज भी भारत में वीरता, ज्ञान और न्याय का प्रतीक है। लेकिन सवाल ये है कि उनके दौर को स्वर्ण युग कहते क्यों हैं? चलिए सबूत देखते हैं। चीनी यात्री फायान हजारों मील का सफर तय करके उनके साम्राज्य में आए और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि यहाँ लोग खुशहाल हैं, प्रशासन ईमानदार है और सजा का कोई डर नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक शासकों को हराकर एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और इस मौके पर चांदी के सिक्के जारी किए, जो साम्राज्य की आर्थिक ताकत का प्रतीक थे। और उनकी राजधानियां पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं थीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति के चमकते हुए सितारे बन गई थी। और हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की असली शान थे उनके नवरत्न यानी 9 रत्न। ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये अपने अपने क्षेत्र के जीनियस थे। महाकवि कालिदास, जिनकी रचनाएं आज भी दुनिया को हैरान करती हैं, वराहमिहिर जैसे महान खगोल शास्त्री और धन्वंतरी जैसे आयुर्वेद के ज्ञाता, ये उस दौर की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल समृद्धि का पीक था, उसका शिखर था। तो साम्राज्य अपने शिखर पर था, कला और विज्ञान फल फूल रहे थे, सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरासत आगे भी कायम रही? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके बेटे कुमार गुप्त प्रथम ने इस शानदार विरासत को आगे बढ़ाया। उनके समय में भी साम्राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि गुप्तों ने जो नींव रखी थी वो कितनी मजबूत और कितनी दूर की सोच वाली थी। गुप्त काल सिर्फ सोने चांदी का युग नहीं था, नहीं, ये तो असल में विचारों और खोजों का एक तूफान था। एक ऐसा समय जब विज्ञान और दर्शन ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, न्यूटन से लगभग 1000 साल पहले भारत में कोई गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहा था। ये शब्द महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के हैं। उन्होंने कहा कि चीजों को अपनी ओर खींचना ये तो धरती की फितरत है, उसका स्वभाव है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस दौर की वैज्ञानिक सोच का आईना है जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। और ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान की क्रांति सिर्फ आसमान के तारों तक ही थी। अरे नहीं, हर तरफ नॉलेज को एक सिस्टम में ढाला जा रहा था। सोचिए, एक तरफ तो हाथियों जैसे जानवरों के इलाज के लिए हस्त्यायुर्वेद जैसी किताबें लिखी जा रही थीं, और दूसरी तरफ समाज कैसे चलेगा उसके लिए स्मृतियां बन रही थीं। ये सिर्फ कानून नहीं थे, बल्कि एक तरह से सोशल कोड ऑफ कंडक्ट थे। मेडिसिन से लेकर इतिहास तक हर ज्ञान को सहेजा जा रहा था। अच्छा, विज्ञान के बाद अब आते हैं कला की दुनिया में, क्योंकि सच पूछिए तो गुप्त काल की असली पहचान उसकी कला और साहित्य में ही तो बसती है। ये वो दौर था, कहते हैं, जब पत्थर बोल उठते थे और शब्द तस्वीरें बना देते थे। आज हम जितने भी बड़े बड़े भव्य मंदिर देखते हैं, पता है उनकी नींव कहाँ पड़ी? जी हाँ, इसी दौर में। पहली बार पत्थरों को तराश कर परमानेंट मंदिर बनाने का जो आर्ट है वो यहीं डेवलप हुआ। और हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिमूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी समय पॉपुलर हुआ। और इन सारी कहानियों को जुबान देने के लिए एक भाषा थी, संस्कृत, जिसने उस दौर के कवियों और नाटककारों को अपनी कल्पना के रंग भरने का मौका दिया। और क्या कमाल का लिटरेचर था उस दौर का, मतलब वैरायटी देखिए। एक तरफ है मृच्छकटिकम, एक गरीब ब्राह्मण और एक गणिका की लव स्टोरी जो उस जमाने के सोशल रूल्स पर सीधे सीधे सवाल खड़ा करती है। तो दूसरी तरफ है देवी चंद्र गुप्तम, एक प्रॉपर पॉलिटिकल थ्रिलर जिसमें साजिशें हैं, ड्रामा है, एक्शन है। दरबार की शान शौकत से लेके एक आम इंसान के स्ट्रगल तक हर कहानी को जगह मिल रही थी। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस लिटरेचर की आवाज सिर्फ भारत की सरहदों में कैद होकर नहीं रही। सदियों बाद जब कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोप पहुंची और उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो वहां के बड़े बड़े स्कॉलर्स और लेखक हैरान रह गए। उनके लिए बिल्कुल नया था। इतनी इमोशनल, इतनी गहरी कहानी उन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि गुप्त काल की विरासत कितनी ग्लोबल थी। तो अब तक जो तस्वीर हमने देखी वो तो वाकई बहुत शानदार है ना। साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सब कुछ अपने पीक पर। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब जरा सिक्का पलट कर देखते हैं।
तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई शक नहीं कि कल्चर के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से ये वाकई एक शिखर था। हमने अभी अभी सारे सबूत देखे, लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी जो खुदाई में सबूत मिले हैं, वो ये बताते हैं कि जिस वक्त ये महान ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जिस वक्त ये शानदार मंदिर बन रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत के कई बड़े बड़े शहर जो ट्रेड के सेंटर थे, वो धीरे धीरे खाली हो रहे थे, वीरान हो रहे थे। अब ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ कल्चरल बूम और दूसरी तरफ शहरों का पतन। और यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि हम स्वर्ण युग का मतलब क्या समझते हैं। क्या गोल्डन एज का मतलब सिर्फ महलों में लिखी जा रही कविताएं और बड़े बड़े आर्टिस्ट के अचीवमेंट्स हैं, या फिर इसका मतलब आम लोगों की जिंदगी से, उनकी खुशहाली से, उनके शहरों की रौनक से भी है? गुप्त काल हमें यही सिखाता है कि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इसमें कई परतें होती हैं, कई शेड्स होते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन वजहों पर जिनकी वजह से गुप्त काल को इतना महान माना जाता है, और वो हैं ज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में हुई जबरदस्त तरक्की। इसी दौर में एक ऐसी किताब लिखी गई जिसकी कहानियां आज भी दुनिया भर में सुनाई जाती हैं। जी हां, बात हो रही है पंचतंत्र की। इसे लिखा था विष्णु शर्मा ने, संस्कृत में। और देखिए इस किताब का असर कितना जबरदस्त था। ये जानकर शायद हैरानी हो कि पंचतंत्र बाइबल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा अनुवाद की गई किताब है। सोचिए, ये बात अपने आप में बताती है कि उस दौर की सोच और संस्कृति की पहुंच कितनी दूर दूर तक थी। पंचतंत्र को 5 हिस्सों में बांटा गया है, और हर हिस्से में जानवरों की कहानियों के जरिए जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाए गए हैं। ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। साहित्य तो था ही, पर विज्ञान के क्षेत्र में तो जैसे क्रांति ही आ गई थी। और इस क्रांति के नायक थे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यही नहीं, उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे का असली विज्ञान भी समझाया। और हाँ, आर्यभट्ट अकेले नहीं थे, उनके साथ वराहमिहिर जैसे और भी कई ब्रिलियंट माइंड्स थे। वराहमिहिर ने तो बृहद संहिता जैसा एक एनसाइक्लोपीडिया ही लिख डाला, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, भूगोल, मतलब सब कुछ था। ये दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान विज्ञान की जड़ें कितनी गहरी थीं। तो ये जो ज्ञान और रचनात्मकता का माहौल था ना, वो सिर्फ किताबों और विज्ञान तक ही नहीं रुका। इसका असर हमें उस दौर के धर्म, कला और आर्किटेक्चर में भी साफ साफ दिखाई देता है। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, मतलब वो भगवान विष्णु के उपासक थे, और उन्होंने इससे अपना राजधर्म भी बनाया। इसका सबूत है उनका शाही चिन्ह गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। और जब राजा किसी धर्म को संरक्षण देते हैं तो उसका असर कला पर भी पड़ता है। इसी वजह से हमें उस दौर में एक से बढ़कर एक शानदार मंदिर और इमारतें देखने को मिलती हैं, चाहे वो देवगढ़ का मशहूर दशावतार मंदिर हो, या फिर अजंता और बाघ की वो अद्भुत गुफाएं जिन्हें पहाड़ों को काटकर बनाया गया। इस कला का सबसे बेहतरीन नमूना शायद अजंता की गुफाओं में मिलता है। खासतौर पे गुफा नंबर 17, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे चित्रशाला यानी पिक्चर गैलरी ही कहा जाने लगा। उसकी दीवारों पर बनी पेंटिंग्स में भगवान बुद्ध की पूरी जिंदगी की कहानी बयां की गई है। तो ये सब देखकर तो लगता है कि वाकई क्या कमाल का दौर था। लेकिन किसी भी युग की पूरी सच्चाई जानने के लिए सिर्फ उसकी कला और विज्ञान को देखना काफी नहीं होता। हमें समाज की परतों के अंदर भी झांकना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक ज्यादा जटिल और कभी-कभी एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। और यहीं पर हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर सती प्रथा का पहला पक्का सबूत हमें इसी स्वर्ण युग में मिलता है। 510 ईस्वी के एक शिलालेख में लिखा है कि एक सेनापति भोजराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने उनकी चिता पर बैठकर जान दे दी थी। उस दौर के लेखों से हमें यह भी पता चलता है कि समाज कई अलग अलग तबकों में बटा हुआ था। एक तरफ कायस्थ जैसे पढ़े लिखे लोग थे जो लिखने पढ़ने का काम करते थे, तो दूसरी तरफ विंध्य के जंगलों में रहने वाली शबर जैसी जनजातियां भी थीं। शहरों में गणिका और कुट्टनी जैसी महिलाओं का भी जिक्र मिलता है। मतलब समाज में हर किसी की जगह और भूमिका काफी हद तक तय थी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन दो तस्वीरों को एक साथ कैसे देखें। एक तरफ इतनी शानदार उपलब्धियां और दूसरी तरफ समाज की ये कठोर सच्चाइयां। सच तो ये है कि गुप्त साम्राज्य विरोधाभासों से भरा एक दौर था। आप इसे एक ऐसे बर्तन की तरह समझ सकते हैं जिसमें एक तरफ आर्यभट्ट का रेवोल्यूशनरी साइंस पक रहा था, तो दूसरी तरफ सती प्रथा जैसी कुरीतियों का पहला सबूत भी मिल रहा था।
एक ही समय में पंचतंत्र जैसी महान रचना भी हो रही थी और जाति व्यवस्था भी मजबूत थी। और शायद यही जटिलता इस युग को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमने अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उनके जबरदस्त प्रशासन को देखेंगे, फिर उनकी अर्थव्यवस्था की जो नींव थी यानी जमीन और टैक्स सिस्टम, उसे समझेंगे। उसके बाद हम उनके व्यापार और करेंसी पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी अमर विरासत की, यानी उनके अद्भुत मंदिरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासन की। देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य की जो रीढ़ होती है ना, वो होती है उसकी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था, और गुप्त साम्राज्य इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। उनकी शक्ति का ये पूरा खाका कैसा था, आइए देखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाकई में कमाल का है। मतलब पूरे साम्राज्य को इतने साफ सुथरे तरीके से 4 लेवल्स में बांट दिया गया था ताकि इतने बड़े इलाके पर हुकूमत करना आसान हो जाए। सबसे ऊपर था देश, यानी सबसे बड़ी टेरिटरी। फिर आते थे प्रांत, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति को आगे जिलों में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहते थे। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव थी वो था ग्राम, यानी गांव, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे अहम कड़ी थी। और देखिए, कमाल की बात यह है कि सारा कंट्रोल सिर्फ ऊपर से नहीं था, और यही चीज गुप्त साम्राज्य को बहुत खास बनाती है। जमीनी स्तर पर हर गांव की अपनी ग्राम सभा होती थी, जो अपने लोकल मामले खुद संभालती थी। इसका लीडर ग्रामिक होता था, और जो गांव के बड़े बुजुर्ग सदस्य थे वो महत्तर कहलाते थे। ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक जबरदस्त उदाहरण है, जिसकी एक झलक हमें आज की पंचायती राज व्यवस्था में भी दिखती है। सोचिए, अब इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर तो चाहिए ही है ना? तो यहीं पर एंट्री होती है दंड पाशिक की। ये पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर होता था, जिसकी जिम्मेदारी थी पूरे साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। इनके अंडर जो साधारण कर्मचारी होते थे, उन्हें चाट और भाट कहा जाता था। चलिए, प्रशासन तो समझ लिया। अब जरा उस चीज पर नजर डालते हैं जो इस पूरे साम्राज्य का इंजन थी, यानी उसकी अर्थव्यवस्था। और गुप्त काल की इकोनॉमी की जान थी भूमि और उससे जुड़ा टैक्स सिस्टम। को राज्य के पास पैसा कहां से आता था? सबसे बड़ा सोर्स था लैंड रेवेन्यू, यानी भू राजस्व। किसानों को अपनी फसल का एक हिस्सा देना होता था, और ये हिस्सा था करीब 1/4 से लेकर 6ठे हिस्से तक। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो ना तो किसानों पर ज्यादा बोझ बने और ना ही शाही खजाना खाली रहे। बड़ा बैलेंस सिस्टम था। और ये लोग सिर्फ टैक्स नहीं लेते थे, इनका सिस्टम बहुत साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज था। देखिए, जमीन को सिर्फ जमीन नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे उसकी यूटिलिटी, उसके इस्तेमाल के हिसाब से बांटा गया था। क्षेत्र मतलब वो जमीन जिस पर खेती हो सकती है। वास्तु यानी रहने लायक जमीन। जानवरों के लिए चारागाह। खिल वो जमीन थी जिसे जोता नहीं जा सकता था। और अप्रहत मतलब जंगली भूमि। ये क्लासिफिकेशन दिखाता है कि वो रिसोर्स मैनेजमेंट को कितनी गहराई से समझते थे। अच्छा, इनकम का एक और जरिया था विष्टी। अब इसे हम आज की भाषा में फोर्स लेबर या बेगार कह सकते हैं। इसे भी एक तरह का टैक्स ही माना जाता था, जो लोग अपनी मेहनत, अपने श्रम के रूप में चुकाते थे। ये हमें उस दौर की सामाजिक आर्थिक सच्चाई की एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एक ज्यादा नुआंस्ड पिक्चर देता है। लेकिन इकोनॉमी सिर्फ खेती-बाड़ी तक ही सीमित नहीं थी। गुप्ता काल में तो ट्रेड और कॉमर्स भी अपने पीक पर था। तो चलिए, अब चलते हैं उनके बाजारों और सिक्कों की दुनिया में। जब बात होती थी ट्रेड की, तो एक शहर का नाम सबसे ऊपर आता था, और वो था उज्जैन। सोचिए, गुप्त काल में उज्जैन सबसे बड़ा, सबसे बिजी कमर्शियल हब था। एक ऐसा सेंटर जहां पूरे साम्राज्य से व्यापारी आते थे, सामान आता था। कॉमर्स का एक वाइब्रेंट सेंटर था ये। और इतने बड़े व्यापार को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक सॉलिड करेंसी सिस्टम। और गुप्त राजाओं ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें अभिलेखों में दीनार कहा गया है। ये होते थे बड़ी बड़ी डील्स और ट्रेड के लिए, और आम लोगों के लिए, रोज के लेन देन के लिए, उसके लिए थे चांदी के सिक्के। ये जो 2 टियर सिस्टम था ना, इसने इकोनॉमी को बहुत स्मूथ बना दिया। देखिए, प्रशासन और अर्थव्यवस्था तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, है ना? लेकिन कला, वास्तुकला, वो एक ऐसी विरासत छोड़ जाती है जो अमर हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे गुप्त काल के सबसे स्थायी प्रतीकों की, उनके शानदार मंदिरों की। और ये रही उनकी बेमिसाल वास्तुकला की एक झलक। इस लिस्ट को जरा देखिए। तिगवा का विष्णु मंदिर हो या फिर देवगढ़ का मशहूर दशावतार मंदिर। कहते हैं कि ये वो मंदिर है जिसमें शायद भारत में पहली बार शिखर बनाया गया था। और कानपुर के पास भीतर गांव का वो ईंटों से बना अद्भुत लक्ष्मण मंदिर। कमाल है।
ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की कला, संस्कृति और इंजीनियरिंग के वो सबूत हैं जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। तो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड प्रशासन, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत जो आज भी जिंदा है, इन्हीं 3 पिलर्स पर टिका था गुप्त साम्राज्य का वो स्वर्ण युग। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि एक स्थायी, एक समृद्ध सभ्यता बनाने के लिए गुप्त साम्राज्य के इस ब्लूप्रिंट से आज हम क्या सबक ले सकते हैं।